हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। और आज यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन का सेकंड पार्ट ही होने वाला है। तो पिछले जो क्लास थी उसमें हमने मोशन के बारे में आपको बताया था कि मोशन बेसिकली होता क्या है और मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, और उन्हीं एक टाइप्स में हमको क्या पढ़ना था, सर्कुलर मोशन पढ़ना था। तो इसके पहली वाली क्लास में हमने मोशन का पूरा बेस बनाया था, पूरी थ्योरी आपको बताई थी। और ये जो क्लास आज की होने वाली है थोड़ा सा जो है हम आपको एडवांस लेवल में ले जाएंगे, जो आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन को हमने आपको बताया था, यानी कि वृत्तीय गति जो होती है वो कैसी होती है, किसी बिंदु के अबाउट यानी कि किसी बिंदु के परितः कोई जो है बॉडी जो है गतिमान होती है, सर्कुलर मोशन करती है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन ही कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में जो है पिछले लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, तभी जो है ये लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। तो वहाँ पे हमने जैसे घूर्णी गति आपको बताई थी और सर्कुलर गति यानी कि वृत्तीय गति और घूर्णी गति। तो वृत्तीय गति और घूर्णन गति में आपको अंतर तो पता होगा। वृत्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर बेसिक सा ये है कि जैसे घूर्णन में है तो अपने एक्सिस के यानी कि अपने अक्ष के ऊपर ही जो है आप क्या करें, कोई पिंड या फिर कोई बॉडी मोशन करे अपने ही अक्ष पे। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसी स्थान पे खड़े होकर के ऐसे चारों तरफ क्या करूँ, घूम जाऊँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा, मैं घूर्णन गति में कहलाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पोल गड़ा हुआ है, कोई जो है छोटी सी कोई वायर रखी हुई है, कोई सिलेंडर रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, कोई मकान है, कोई घर है, कोई बिंदु है, उसके चारों तरफ मैं क्या करूं, बारी बारी से घूमूं, तो वो क्या कहलाएगा, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, यानी कि वृत्तीय गति कहलाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखेंगे, वृत्तीय गति को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। वृत्तीय गति बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार की होती है। एक तो वृत्तीय गति तब होगी या तो एक समान वृत्तीय गति हो रही होगी। एक टाइम पे वृत्तीय गति कब होगी, जब असमान वृत्तीय गति हो रही होगी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति दो कंडीशन में हो सकती है, या तो एक समान हो रही होगी, वो एक समान वृत्तीय गति, या फिर असमान वृत्तीय गति। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी वृत्तीय गति हो रही होगी तो या तो एक समान होगी वो, या क्या होगी, असमान होगी। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है, ये क्या है, कोई पिंड है, और ये यम द्रव्यमान का है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वृत्तीय गति कर रहा है अपने पथ पर चारों तरफ। तो क्या होगा, दो कंडीशन होगी, या तो एक समान गति से मोशन करेगा, यानी कि समान चाल से समान वेग से क्या करेगा, ये मोशन करेगा, या क्या होगा, असमान वेग से, यानी कि कुछ यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा। तो यही दो कंडीशन बनती हैं। अब असमान वृत्तीय गति को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, असमान वृत्तीय गति जब तक वो नहीं बोलेगा असमान वृत्तीय गति के बारे में, तब तक सदैव आपको क्या मानना है, एक समान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति। ठीक है, तो असमान वृत्तीय गति आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितनी चीज़ें असमान वृत्तीय गति से पूछी जाएंगी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए, जो एक समान वृत्तीय गति होती है, ये बेसिकली होता क्या है कि वेलोसिटी स्क्वायर अपान जो आपकी रेडियल होती है, रेडियस यानी कि जो त्रिज्या होती है, रेडियल होती है, रेडियस यानी कि जो त्रिज्या होती है, AC बराबर अगर हम लिखें, यानी कि सर्कुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी स्क्वायर, या क्या होगा, जो है वो रेडियस का रेशियो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक समान वृत्तीय गति कहीं पे हो रही होगी तो वहाँ पे सिर्फ एक त्वरण काम करेगा। अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, बस यहाँ पे इतना आपको इसको लिख के रखिए। अभी इसको हम लोग डिटेल में खोलेंगे कि इसको एक समान वृत्तीय गति को, अभी यहाँ पे इसको ख़त्म करना है तो यहीं पर साथ साथ बता देते हैं क्या कंपेरिजन है, और इसको हमको नहीं देखना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होता है, असमान वृत्तीय गति जहाँ पे होगी वहाँ पे दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, यानी कि दो त्वरण काम करेंगे। एक कौन सा होता है, सर्कुलर एक्सेलरेशन यानी कि वृत्तीय त्वरण, वृत्तीय त्वरण, और दूसरा क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्शी त्वरण, स्पर्शी त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे दो त्वरण होंगे और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सर्कुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वृत्तीय त्वरण, वृत्तीय त्वरण। ठीक है, तो असमान वृत्तीय गति का क्या होता है फॉर्मूला, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये AC बराबर हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस
AT स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा असमान वृत्तीय गति। तो असमान वृत्तीय गति में आपको ये जानना है कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, AC क्या है यहाँ पे, सर्कुलर एक्सेलरेशन यानी कि वृत्तीय त्वरण हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि स्पर्शी हो गया। ठीक है, स्पर्शी त्वरण। अच्छा, इसको अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे AC स्क्वायर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि AC बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान R। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपान R का होल स्क्वायर। ये वही बात तो लिख रहे हैं, AC की जगह पे इसको हम लोग लिख रहे हैं, तो V स्क्वायर अपान R का होल स्क्वायर प्लस AT अंडर रूट। तो ये आपको किसी भी फॉर्म में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये एक्सेलरेशन कहाँ काम देगा, हमेशा असमान वृत्तीय गति पे काम देगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ये एक समान वृत्तीय गति जो है इसको अच्छे से कायदे से खोल के पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल त्वरण हो गया, उन सब कैसे होते हैं और क्या होते हैं, और उनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल अब जो है आगे हम लोग इसी में देखेंगे। तो इसको रफ करते हैं। हमको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे मान के चलिए कि हमने आपको अजम्पशन में बताया कि सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि कोई पिंड है वो एक समान गति से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई क्या है, पिंड है, यम द्रव्यमान का है, और क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये घूम रहा है। तो ये देखना है कि अगर कोई पिंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो वेग होगा, वेग और चाल, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आपने जो अगर हमारा जो पहला लेक्चर लिया होगा तो हमने आपको बताया था वहाँ पे कि जो वेग होता है यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और चाल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर यानी कि अदिश, वेक्टर यानी कि सदिश। तो ये तो आपको पता होगा, सदिश का मतलब ये हो गया कि दिशा सहित, और वेक्टर स्केलर यानी कि अदिश का मतलब हो गया कि दिशा रहित, यानी कि जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता। इसमें क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा। अब आप इसमें समझिएगा, ये बताइए कि यहाँ से जो है कोई बॉडी जो है वो गति करना शुरू की सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही चलेगी तो इसकी दिशा यहाँ पे क्या रहेगी, ये रहेगी, यानी उसकी स्पर्शी दिशा अगर देखेंगे, यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति बैठा, ये मान के चलिए कि जो एक झूला होता है ऐसे ऐसे चलता है, आप गए होंगे कहीं मेले वेले में कभी, तो जो छोटे बच्चों वाला झूला होता है जिसमें घोड़े हाथी बने होते हैं, कार बनी होती है, और वो ऐसे ऐसे क्या करती है, घूमती है चारों तरफ ना, उसको घुमाते हैं। तो आप उसमें बैठ के देखिए, जैसे ही आप उसमें बैठते हैं तो हर क्षण आपकी क्या होती है, दिशा बदलती रहती है। यानी कि यहाँ पे आपकी दिशा इस तरफ होती है, लेकिन जैसे ही आप उधर भागने की कोशिश करते हैं, उधर तुरंत क्या होता है, वो जो है जो झूला है आपको उस कुर्सी पे बैठा के इधर घुमाने की तुरंत कोशिश करता है, यानी कि तुरंत जस्ट आपकी दिशा इधर हो गई, होता है ना ऐसा। उसके बाद जैसे ही आपकी दिशा इधर हुई, उसके बाद आपको ये खींच के लाएगा झूला यहाँ, और आपकी दिशा तुरंत इधर घुमा देगा, इधर घुमा देगा। यानी कि हर क्षण हम देख रहे हैं कि इसकी दिशा क्या है, बदल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वेग में क्या होता है, दिशा की जरूरत होती है, अब दिशा क्या है, बदल रही है। परिमाण क्या है, वही है, सेम है, समान है। तो जब दिशा बदली तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी यानी कि वेग हमारा बदल गया। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर वेग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेग जो है वो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और चाल क्या है, चाल हमारी समान है, यानी कि जो हमारी चाल है, घूम तो आप उसी चाल से रहे हैं, लेकिन आपका वेग इसलिए बदल रहा है क्योंकि आपकी दिशा बदल रही है। ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। तो जैसे जैसे आपकी क्या होती है, दिशा बदल रही है, इसका मतलब आप बोलेंगे कि आपका जो वेग है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जब भी पहला क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन में सदैव जब एक समान चाल पर, यानी कि हमने आपको बताया एक समान और असमान चाल, असमान सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति, तो वहाँ पे जब भी असमान की बात करेगा तो असमान के बारे में बोल देगा वो, बट वो असमान के बारे में अगर बात नहीं कर रहा है, सिर्फ समान के बारे में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि वेग वहाँ पे क्या होगा, हमेशा परिवर्तित रहेगा। तो इसको नोट पॉइंट करके अभी हम लिखवा देंगे, आपको समझा रहे हैं अभी पे। यहाँ पे फिर क्या करना है, वेग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और चाल जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, और साथ में जो हमारा परिमाण होता है यानी कि द्रव्यमान, वो क्या होता है, समान होता है।
तो ये चीज़ ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला और बहुत ही उलझाने वाला सवाल ये है कि जो हमारा वेग है वो कैसे परिवर्तित होता है। मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे ही आप झूले में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप झूले पे इस पॉइंट पे खड़े होते हैं तो आपकी दिशा इधर होती है ना, आपको लगता है कि आप उधर गिर जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप सीधे गिरने वाले होते हैं तब तक कार में बैठे हुए होने के कारण क्या होता है, वो कार जो है, जो घोड़ा कुछ भी उस झूले में बना होता है जो, वो आपको तुरंत इधर घुमा देता है। और जैसे ही उधर ले जाता है तो आपको लगता है अब मैं इधर सीधा चला जाऊँगा ना, तो यानी कि दिशा आपकी उधर हो जाती है। एज्यूम करिएगा, जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसी से पूरा बेस बनेगा, इसको हर जगह इस कॉन्सेप्ट को आपको लेना है। तो अब देखिए, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग जो है सदैव क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको त्वरण बोलते हैं। देखिए कैसे कैसे घूम, मतलब कि आप जो है एक एक कड़ी को पकड़ रहे हैं, कैसे कैसे घूम रहे हैं, आप इसको देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, वेग में परिवर्तन हुआ। अब जहाँ कहीं भी वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, त्वरण भी होगा। यानी कि वेग परिवर्तन बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण होता है। अब देखिए, जहाँ पे त्वरण होगा वहाँ पे क्या होगा, बल भी लगेगा, क्योंकि मास तो है ही आपका यहाँ पे, त्वरण हमने निकाल ही दिया, तो यम इंटू ए क्या क्या होता है, यफ होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ बल भी लगेगा। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ से, जब कभी वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड क्या करता है, गति करता है एक समान चाल से, तो उसके वेग में सदैव परिवर्तन होता है और चाल उसकी जो होती है वो क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। अब जब कभी वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। याद होगा आपको, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। और जैसे ही त्वरण हमारा मिला और मास हमारे पास पहले से है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ बल भी काम करेगा, क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है। तो यम हमको मिल गया, ए मिल गया, यानी कि इन दोनों का अगर हमारे पास समेशन मिल गया है तो यहाँ पे कुछ न कुछ बल कार्य कर रहा होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, अभी पहुँच रहे हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आपको बता देते हैं कैसे आपको लिखना है। जो चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, थोड़ा सा लेवल जो है आप सोचेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्या हों, वो दिखें। तो यहाँ पे एक आरेख बनाइए। आरेख आप क्या बनाएंगे, वेग एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे चाल। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड एक समान चाल से, एक समान चाल से क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन की दर को, अब दर को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर समय में वेग परिवर्तन हो रहा है ना। यानी कि 10:10 और 1 सेकंड पे आप यहाँ होंगे तो 10:10 पे आप यहाँ होंगे, यानी कि टाइम का चेंज भी तो हो रहा है साथ में। आप ये देख रहे हैं कि झूला आप झूलना शुरू करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइम भी ना लगे और आप जल्दी से घूम जाएं, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे कैलकुलेट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, बल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कुछ न कुछ बल भी काम करेगा और उसी बल को इस अवस्था में, इस अवस्था में जो त्वरण कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं।
अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, और उस अवस्था में जब उस त्वरण से और इस मास से जो हमारा बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और उस द्रव्यमान यानी यम और त्वरण से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं और इसको आप लोग समझ लीजिएगा। यदि कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति क्या कर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, हमने आपको बताया कि उसके वेग में परिवर्तन होगा, परंतु उसकी चाल जो होगी वो हमेशा नियत होगी। यानी कि जो झूला होगा वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमेशा चलेगा, लेकिन उसका वेग जो है इसलिए परिवर्तित होगा क्योंकि उसका हर सदैव क्या होता है? दिशा उसकी बदलती रहती है। यानी कि दिशा या परिमाण किसी एक चीज़ का परिवर्तन हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारा वेग जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर, अब जो वेग होता है वेग परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ एक्सेलरेशन काम करेगा, तो जो उस समय एक्सेलरेशन काम करेगा, जो त्वरण काम करेगा उसको हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। और उस त्वरण और इस मास की वजह से जो यहाँ पे फोर्स काम करेगा, बल काम करेगा, उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और इसी अभिकेंद्रीय बल को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, केंद्राभिमुख बल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी अभिकेंद्रीय बल को, इसी अभिकेंद्रीय बल को केंद्राभिमुख बल कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया कि वेलोसिटी यानी कि वेग क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित हो रहा है यानी कि जब वेग परिवर्तन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे त्वरण होगा, और जब त्वरण होगा तो त्वरण और मास मिलकर क्या बनाएंगे? बल बनाएंगे। ठीक है, तो त्वरण और प्लस यम मिलकर क्या बनाएंगे? बल बनाएंगे। परिवर्तन हो रहा है यानी कि कुछ टाइम पीरियड में परिवर्तित होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है तो त्वरण बन जाता है। बाद में यही त्वरण हमारा क्या कहलाया? अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाया, अभिकेंद्रीय त्वरण। ये बल क्या कहलाया? अभिकेंद्रीय बल कहलाया, अभिकेंद्रीय बल। इसी को हम लोग बाद में क्या बोलेंगे? केंद्राभिमुख बल भी बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा जो है इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से देखते हैं। अगर आपके पास कोई फार्मूला पूछता है तो फार्मूला कैसे निकल रहा है, कैसे कैसे कौन कौन से फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो AC होता है यानी कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? v²/r होता है। जो AC होता है वो क्या होता है? v²/r होता है। ये r क्या है? ये त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। जिस रेडियस में हम लोग घूम रहे हैं, जिस रेडियस में हमारा पिंड घूम रहा है उसकी त्रिज्या है। ये क्या है? ये वेग है। और ये क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। तो अब देखिए, AC बराबर v²/r होता है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए होता है। तो यही ए की वैल्यू यानी कि ए को हम लोग क्या मान रहे हैं? टोटल v²/r मान रहे हैं। तो यही ए को उठा के हम लोग v²/r भी लिख सकते हैं। यानी कहीं पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो चाहे आप AC कहिए चाहे v²/r कहिए, बात तो एक ही है। तो ये ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग काट के क्या बना देंगे? यहाँ पे v²/r बना देंगे। तो F बराबर यम इंटू इस ए की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? v²/r, क्योंकि ए बराबर v²/r होता है तो बात वही रहेगी। तो इस ए को हम लोग क्या लिखेंगे? v²/r। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा यानी कि अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का फार्मूला आपसे पूछेगा तो v²/r होता है, जहाँ पे v² क्या है? वेग है, r क्या है? उसकी रेडियस है, त्रिज्या है। जिस
वृत्त के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, जो वृत्त हमारा बन रहा है। और AC क्या है? अभिकेंद्रित त्वरण है। अब हम देख रहे हैं कि AC बराबर v² होता है, तो हम लोग F बराबर ma जानते ही रहते हैं। यही a को उठा करके हम लोग क्या करेंगे? v² से रिप्लेस कर देंगे, तो mv² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? Fc बराबर mv²/r। ठीक है, इतनी चीज़ें, ये फार्मूला आपको याद कर लेना पूरी तरह से, इसको अच्छे से लिख लेना है। तो इसको अब क्या करते हैं? रफ करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वेग का दिशा होता है वो किधर होता है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे यम है, यहाँ पे वही यम, वो वही व्यक्ति है, वो वही मैन है। यम को आप मैन समझेंगे, वही पिंड है, ये वही द्रव्यमान वाला व्यक्ति है जो बार बार क्या करता है? अपनी दिशा को बदल रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वेग की दिशा आपसे पूछ सकता है कि वेग की दिशा क्या होती है। उसके साथ साथ जो हम लोग अभी केंद्रीय बल अभी निकाले हैं FC, उसकी दिशा क्या होती है, और जो एक्सेलरेशन हमने आपको बताया अभी केंद्रीय त्वरण, उसकी दिशा क्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो वेग की दिशा होती है, वेग की दिशा क्या होती है? उस दिशा के टेंजेंट होती है। टेंजेंट यानी कि स्पर्शी होती है, स्पर्शी होती है, ये आपसे पूछेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो वेग ही है, ये वेग है, ये वेग की दिशा इसका स्पर्शी है, यानी कि यहाँ से है तो यहाँ से हम लोग, इसकी दिशा इस समय कहाँ है? इसकी दिशा इस समय इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जो हम लोग स्पर्शी खींचेंगे, जो टेंजेंट हम लोग खींचेंगे, वही क्या दिखाएगा? वही वेग की दिशा को दिखाएगी। लेकिन अगर हमसे पूछे कि जो आपका अभिकेंद्रीय बल है, यानी कि FC हो गया, उसके साथ साथ AC हो गया, इसकी क्या दिशा है? तो इसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर लगती है, यानी कि केंद्र की ओर लगती है। मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमारे पास क्या है? ये एक वायर है, इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, इसको आप एज्यूम कर पा रहे होंगे। ऐसे ऐसे आपको घुमाना है, ऐसे सामने से। सामने से जब ये घूम रहा है तो इसका जो त्वरण है और इसका जो अभिकेंद्रीय बल है वो कहाँ काम कर रहा है? वो अंदर की ओर काम कर रहा है, यानी कि ये इसको खींच के रख रहा है, नहीं तो क्या होगा? ये बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही ये घूमता है ऐसे ऐसे चारों तरफ, तो वही एज्यूम आपको करना है कि जब आप झूले पे बैठते हैं तो उसी चीज़ को आपको देखना है। तो जैसे जैसे इसको हम घुमा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे ये घूम रहा है तो इसका जो बल है, अभिकेंद्रीय बल, वो किधर काम कर रहा है? कोई ना कोई इसको बल है जो इसको रोके हुए है, इसको खींचे हुए है, यानी कि इस डोरी का जो तनन बल है वो हमको क्या कर रहा है? इसको खींच के रखा हुआ है, बाहर भागने नहीं दे रहा है। यानी कि इसका बल किधर काम कर रहा है? इधर काम कर रहा है, खींच रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि जो इसका FC होगा और उसके साथ साथ जो AC होगा वो किधर काम करेगा? वो केंद्र की ओर काम करेगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल, यानी कि अभिकेंद्रीय बल सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। AC भी क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप इसको ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें आपकी दिशा जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं जो एक समान क्या हो, एक समान चाल से अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो कौन कौन सी जो है वो चर जो है वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि नियत होते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है, चाल और गतिज ऊर्जा सदैव नियत रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? संवेग हो गया आपका, उसके साथ साथ वेग हो गया, त्वरण हो गया और बल हो गया। ये सब क्या होते हैं? सदैव, इनको क्या लिख सकते हैं? परिवर्तित होते
रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो वेग की दिशा होगी वो उसी दिशा में, जिस दिशा में क्या है उस समय हमारा जो बॉडी है वो मोशन कर रहा है, उसी दिशा के अगर स्पर्शी हम लोग खींचेंगे तो उसी दिशा के टेंजेंट होती है। ठीक है, उसकी दिशा। उसके बाद एप्सी यानी कि अभिकेंद्री बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर लगती है। हमने आपको इसके उदाहरण से बताया है कि उसको खींच के रखती है अंदर की तरफ, जिससे वो रुका हुआ रहता है। यही तो अभिकेंद्री बल है। ठीक है, जो अंदर की ओर लगे, यही हमने आपको बताया था। उसके बाद जो एसी होता है यानी कि अभिकेंद्रित त्वरण है, वो भी केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, बाहर की ओर जो लगेगा उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये सारे क्या हैं, ये अंदर की ओर लग रहे हैं, तभी ये लोग अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। उसके साथ साथ चाल और जो गतिज ऊर्जा है वो सदैव क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन संवेग, वेग, त्वरण ये सदैव क्या होते हैं, परिवर्तित रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि वेग हो गया यहाँ पे बदल रहा है, तो वेग बदलेगा तो बल भी बदलेगा, बल बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि यदि किसी पिंड को वृत्तीय पथ पर घूमना है, ठीक है, किसी पिंड को, किसी बॉडी को आपको वृत्तीय पथ पर घुमाना है, उसको घूमने देना है, तो उसमें क्या है, अभिकेंद्री बल की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी ही पड़ेगी, जो उसको क्या करेगा, केंद्र की ओर खींच के रखेगा। नहीं तो क्या होगा, वो घूम नहीं पाएगा, बाहर हट जाएगा। जैसे आप लोग ये देखते होंगे कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो वो क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही जो होता है वहाँ पे क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। ठीक है, जैसे हमने आपको अभी यहाँ पे ये रोटेट करके दिखाया इसको, ये क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इसका जो इस डोरी का जो टेंशन है यहाँ का, इस डोरी का जो तनन बल है, ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, मूव करता है चारों तरफ कक्षाओं में, वो भी क्या करता है, वो विद्युत आवेशों की वजह से काम करता है। विद्युत आवेशों की वजह से क्या करता है, वो चारों तरफ सर्कुलर पथ पे घूम पाता है। तो वहाँ पे भी जो विद्युत आवेश है वो अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। तो कहने का मतलब अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में या वृत्तीय गति कराने के लिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब जैसे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, यदि किसी बॉडी को, यदि किसी पिंड को वृत्तीय गति कराना है तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सदैव अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत पड़ेगी। अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे केंद्र की ओर खींच कर रखे। जैसे जब आप देखते होंगे कि आप किसी डोरी में पत्थर बांध के जब आप घुमाते हैं, तो वहाँ पे उस डोरी का जो टेंशन होता है, उस डोरी का जो तनाव बल होता है, वो क्या करता है, वो अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। डोरी का तनाव बल अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। ठीक है, उसके साथ साथ जब आप देखते होंगे ग्रहों का जो चक्कर है, ग्रहों का घूमना किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ये भी क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल ही वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का काम करता है। अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आप देख रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर भी विद्युत आवेश किसका काम करता है, अभिकेंद्रीय बल का ही कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। इतनी चीज़ें जो है आपको अभिकेंद्रीय बल के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अब टॉपिक में आपके सिर्फ अभिकेंद्रीय बल ही है और साथ साथ अपकेंद्रीय बल है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं लेना है। इसके आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको अच्छे से समझिए, इस क्लास को देखिए कायदे से। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% जो है आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
और यदि आपको क्लास हेल्पफुल है, आप चाह रहे हैं कि क्लास आगे आए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड आप मेंटेन करें आपकी क्लासेस का हम, तो आप चैनल से जो है जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको आप शेयर किया करिए, किसी ग्रुप में शेयर करिए, किसी दोस्तों के पास भेजिए। तो जब तक जो है जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाती है तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लोगों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखिए कंपटीशन का मज़ा ही होता है कंपटीशन में, ठीक है। तो इसको जो है रफ करते हैं और उसके बाद जो है अब हम लोग समझेंगे अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे अभिकेंद्रीय बल हमने आपको बताया कि जो केंद्र की ओर लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है। लेकिन अपकेंद्रीय बल जो होता है वो पूरी तरह से काल्पनिक बल है। अपकेंद्रीय बल हमको जो है व्यवहार में नहीं मिलेगा। अपकेंद्रीय बल, तो अपकेंद्रीय बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल के परिमाण के बराबर ही अपकेंद्रीय बल का परिमाण होता है, लेकिन ये क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल के जस्ट विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपकेंद्रीय बल का परिमाण अभिकेंद्रीय बल के परिमाण के परिमाण के बराबर परंतु विपरीत होता है। विपरीत होता है। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से कोई डोरी में बांध करके कोई बहुत भारी वजनी वस्तु जो है यहाँ से क्या करवा रहे हैं? आप रोटेट करवा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो एफसी आपका जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर काम कर रहा है, यानी कि 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का ही क्या कर रहा है? एक इधर काम कर रहा है। ये इसका कहने का मतलब हो गया। तो ये जो है पूरी तरह से एक काल्पनिक बल है और इस बल को सिर्फ इसलिए बनाया गया जिससे कि हम लोग न्यूटन के तीसरे नियम की कल्पना कर सकें। नहीं तो न्यूटन का जो तीसरा नियम था, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में, वो क्या है? वो झूठा साबित हो जाएगा। उसने बताया था कि हर बल, कोई भी बल कहीं पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसके विपरीत परंतु बराबर जो है कोई ना कोई कहीं पे फोर्स जो है काम करता ही करता है। तो ये क्या है? आप इसको लिख लीजिए, चाहे यह बल न्यूटन के तीसरे नियम की, ये कह सकते हैं तीसरे नियम की लाज रखने के लिए या तीसरे नियम का जो है मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए बतलाया गया। सम्मान रखने के लिए बताया गया। वास्तविक रूप में इस प्रकार का कोई बल व्यवहार में नहीं मिलते हैं। व्यवहार में नहीं मिलते हैं, ठीक है। परंतु अगर इसके हम लोग फिर भी उदाहरण की बात करें तो जैसे आप लोग दूध से क्या करते हैं? मक्खन निकालते हैं, ऐसे से होता है ना मक्खन, तो वो क्या होता है? वो भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है, आपसे पूछा जा सकता है। साथ साथ वॉशिंग मशीन हो गया, उसके साथ साथ अपकेंद्रीय पंप आता है, ठीक है। एक अभिकेंद्रीय पंप आता है, एक अपकेंद्रीय पंप आता है, तो उसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध से मक्खन का निकालना, वॉशिंग मशीन, अपकेंद्रीय पंप, ये सब किसके उदाहरण बताए गए? ये सब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण बताए गए, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक अपकेंद्रीय बल उधर से काम कर रहा होगा। अब कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कितनी सत्यता है ये तो आपके न्यूटन सर ही जानेंगे, ठीक है। तो उनकी जो है, उनके सम्मान में उनके इस नियम की जो है लाज बची रहे, इसलिए ये बताया गया कि अपकेंद्रीय बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल के ही बराबर परिमाण होता है परंतु अपोजिट होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की हैं वो समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग न्यूटन के तीनों नियम पढ़ लीजिए, उसको पढ़ाना नहीं, उसको बताना नहीं है, तीनों नियम आपको बस क्या करना है, उसकी जस्ट थ्योरी आपको ध्यान रखनी है।
कौन सा नियम क्या बताता है। उसके बाद गति के तीनों समीकरण को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से भली भांति उसको पढ़ लेंगे, उसको जानते रहेंगे। सर्कुलर मोशन से यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब बहुत ही एडवांस लेवल में जाएगा तो फिर डेरिवेशन पूरा करवाना असंभव है अभी। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इस कम टाइम पीरियड में ये जो क्लासेस आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जितने लोग वीडियो देखते हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें। धन्यवाद।